तो चलो आज हम लोग समझते हैं इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। देखो, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के ना फिलहाल हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, जिनमें से एक मेथड तो हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डिटर्मिनेंट में हमें देखना उसको, ठीक है, एडजॉइंट निकाल के या उसका डेल्टा निकाल के, ठीक है, जो सब करके हम करते हैं, ठीक है, वो हमने देखना अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर पे। और इस मैट्रिसेस चैप्टर में इन्वर्स निकालने का एक लेंथी मेथड है, ठीक है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, और ये आता भी है, ठीक है, इन्वर्स निकालना। आज हम उस मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी एक बात समझ लेना, ठीक है, इन्वर्स जो है ना, इन्वर्स इन्वर्स ऑलवेज किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिसेस का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस का, ठीक है। अगर तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि दूसरी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता। इन्वर्स हमेशा किसका निकलता है? इन्वर्स हमेशा हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके रोज और कॉलम्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है मेरा 2/2 का, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, मतलब m बराबर n है। अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तब हम कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या है? इक्वल है। तो इन्वर्स की बात जब भी आएगी ना, और अब हमेशा वो किसकी होगी? वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकल सकता है। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि इन्वर्स निकालने की कंडीशन क्या है, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एंड हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने ए इंटू बी किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। एक मैट्रिक्स ए थी, एक मैट्रिक्स बी थी, हमने ए बी का मल्टीप्लाई किया और फिर हमने बी ए को मल्टीप्लाई किया। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, जो कि हमेशा नहीं होता, हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया और हमने फिर बी ए को मल्टीप्लाई किया, और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, और दोनों इक्वल आने के बाद किसके इक्वल आए? ये दोनों आए हमारे आई के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अगर ये कंडीशन होगी तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि जो ए है वो मेरा बी का इन्वर्स है और जो बी है वो मेरा ए का इन्वर्स है। क्या बोला मैंने कहा कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। मैंने दोनों मैट्रिक्स को मान लिया, मैंने ए बी किया, पहले ए इंटू बी किया, फिर मैंने बी इंटू ए किया, ठीक है। ये दोनों इक्वल आए, और इक्वल आने के बाद किसके इक्वल आए? दोनों ही हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए। तब मैं क्या कहता हूँ? तब मैं कहता हूँ कि जो मेरा ए है ना वो मेरा बी का इन्वर्स है, और जो मेरा बी है वो मेरा ए का इन्वर्स है। और डेफिनेटली ये दोनों ही मैट्रिसेस मेरी कैसे इन्वर्टिबल है। इन दोनों मैट्रिसेस का इन्वर्स निकला तभी तो मैंने कहा इन्वर्टिबल है। देखो ना, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस वो तो तभी पता लगेगा ना जब इन्वर्स निकलेगा। मतलब अगर ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर बी ए को मल्टीप्लाई किया, दोनों आई के बराबर आ गए, उनका इन्वर्स निकला है, तब तो मैंने कहा ये दोनों मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि उनका इन्वर्स मेरे हाथों में है, ठीक है। कंडीशन समझ आई? बस ये कंडीशन समझनी थी, एक ए बी मल्टीप्लाई बी ए, और किसके इक्वल आना चाहिए? दोनों दोनों के दोनों ये आई के इक्वल। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का इन्वर्स है और बी जो है वो मेरा ए का इन्वर्स है, ठीक है। अब ये ना वही बात है, पता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर था 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/5 से, कितना आएगा? ये मेरा आ गया कितना? ये मेरा आ गया 1। यानी कि 5 को मैंने जब 1/5 से यानी कि एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और वो मेरा 1 आ गया, तब मैं कहता हूँ कि ये जो 1/5 है ना, ये 1/5 मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका? ऑफ 5, ठीक है। ये 1/5 मेरा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। क्यों? क्योंकि जब मैंने 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 1 मिला। और आपको मैंने बार बार बताया कि 1 अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मतलब अगर हम मैट्रिक्स में कोई आपको बोले ना 1, तो 1 क्या है? वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर आई आ गया, मतलब 1 आ गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो उस नंबर को हम बोलते हैं उसका इन्वर्स, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो नंबर बी जो है, क्योंकि ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, मेरा इसके इक्वल आया और इसके इक्वल आया, मतलब सिंपल इतना भी देख लो कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया, मेरा आई आ गया, तो मैं तब कहूँगा कि मेरा बी जो है ना वो मेरा ए का इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। ये एग्जांपल दिमाग में रखना कि जब भी एक नंबर को 1/5 से यानी कि उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके देखा तो 1 आ गया, तब हम कहते हैं कि ये क्या था? उसका इन्वर्स था। क्यों? क्योंकि 1 दे रहा है हमें मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। इतना समझ आया? अब इसकी ना एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से लेता हूँ इसकी एग्जांपल। देखो एग्जांपल, ठीक है, मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये है 2 3 1 2, एंड मुझे एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, कौन सी? दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -3
और -1 2, ठीक है। मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं जो मुझे दे रखे, ठीक है। ऐसे मुझे किसने दो मैट्रिसेस दे दी, ठीक है। अब मुझे किसने क्या बोला, मुझे किसने बोला ए का इन्वर्स निकालो, या मुझे किसने बोला बी का इन्वर्स निकालो। तो मैंने क्या किया, चलो पहले देखते हैं ए का इन्वर्स, ठीक है। मुझे किसने बोला ए का इन्वर्स निकालो। तो अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास हैं, उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, पहले ए इंटू बी करो, फिर बी इंटू ए करो। अगर यो वो दोनों इक्वल आ गए, और इक्वल आने के बाद वो आई के यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गए, तब वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इन्वर्स हैं। मतलब ए जो है वो मेरा बी का इन्वर्स होगा, और बी जो है वो मेरा ए का इन्वर्स होगा। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैंने निकाली अपना ए बी। कैसे निकलेगा देखो, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है ना, लिख लेता हूँ चलो, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। 2 -3 -1 और 2। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है इसकी, 2 2 4, फिर यहाँ पे 3 और -1, 3 और -1 मेरा कितना आ गया, -3, फिर 2, यहाँ पे आ गया मेरा -6, यहाँ पे आ गया मेरा +6, फिर यहाँ पे देख लो ये आ गया मेरा 2, और यहाँ से आ गया मेरा -2, फिर यहाँ से आ गया मेरा -3, यहाँ से आ गया मेरा +4। मल्टीप्लाई करना आता है ना, इतनी सारी वीडियोस कर ली हमने, अब नहीं सिखाने वाला मैं, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, 4 - 3 1, ये 0, ये 0 और ये 1। मतलब ये तो मेरी आ रही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर, ठीक है। मैंने ए बी निकाला, वो आ गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ बी ए, अगर वो भी मेरी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ना, तो मेरी ए बी और बी ए इक्वल आ गए, और दोनों किसके इक्वल हो गए, तब मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएंगे। पर निकाल के देखूँ क्या आएगा, बी ए मेरा, ये मेरी बी मैट्रिक्स 2 -3 -1 और 2 मल्टीप्लाई, ये मेरी ए मैट्रिक्स 2 3 1 और 2, ठीक है। कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, 2 2 4 -3 और ये -3, फिर यहाँ पे आ गया ये 6, यहाँ पे आ गया मेरा -6, यहाँ पे आ गया मेरा -2, और यहाँ पे आ गया मेरा कितना 2, यहाँ पे आ गया मेरा -3, और यहाँ पे आ गया मेरा +4, ठीक है। 4 -3 मेरा बन गया 1, 6 - 6 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी आ गया मेरा कितना 1। मतलब ये भी मेरा किसके इक्वल है, आई के इक्वल, और ये भी मेरा किसके इक्वल है, आई के इक्वल। मतलब मैंने ए बी निकाला, मेरा आई निकल कर आया, मैंने बी ए निकाला, मेरा आई निकल के आया। यहाँ से एक कंडीशन होगी ना, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए बी है वो मेरा बी ए के इक्वल है। क्यों, ए बी भी आई है और बी ए भी आई है, और ये दोनों है किसकी इक्वल एक्चुअल में, दोनों आई के इक्वल हैं। तो यानी कि जो मेरी इन्वर्टिबिलिटी वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ए है इज़ द इन्वर्स ऑफ, ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हैं और दोनों आई के इक्वल हैं, तब मैंने कहा था ना कि ये दोनों म्यूचुअल इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब ए जो है वो बी का इन्वर्स होगा और बी जो है वो ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए जो है वो मेरा बी का इन्वर्स है, मतलब मैं ए को मैं बी इन्वर्स कह सकता हूँ, है ना। ए मेरा बी इन्वर्स है, ए इज इक्वल टू बी का इन्वर्स, इन्वर्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बी की पावर -1 ऊपर, और 1/b भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो उसी तरह मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बी है वो मेरा क्या है, इन्वर्स ऑफ ए है। सिमिलरली जैसे ए मेरा बी का इन्वर्स है और बी मेरा ए का इन्वर्स है, मतलब मैं बी को ए इन्वर्स लिख सकता हूँ अब, है ना। तो यही हमारी कंडीशन होती है कि मैं फिर से समझाता हूँ एक बार, देखो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले ही मैंने समझाया कि हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स जब भी बात आएगी ना इन्वर्स की, तो इन्वर्स हमेशा हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर इन्वर्स नहीं निकलता, ठीक है। मतलब उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि हमें उस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी आई के इक्वल यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है, तभी हम कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात ये भी समझ आएगी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली कि आपने ए बी किया और बी ए के इक्वल आ गया, और इक्वल आने के बाद वो आई के भी इक्वल आ गया, ठीक है। इतना समझ आ गया इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मतलब इन्वर्स निकालना नहीं, आपने मैंने समझाया कि इन्वर्स की कंडीशन क्या है, इन्वर्स कैसे निकलता है। क्लियर हुआ इतना, बाकी बाद में एग्जांपल देके मैंने समझा दिया, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए थी, मेरे पास एक मैट्रिक्स बी थी, मैंने पहले ए बी निकाला, मैंने देखा आई के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर मैंने बी ए निकाला, मैंने देखा वो भी आई के इक्वल आ गया। फिर मैंने कहा कि ए बी जो है वो मेरा बी ए के बराबर आ गया, क्योंकि ए बी भी मेरा आई आ रहा है, बी ए भी मेरा आई आ रहा है, और दोनों आई आ रहे हैं, है ना, दोनों आई आ रहे हैं। मतलब ये चीज़
जो मेरी इन्वर्स वाली कंडीशन थी वो मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तब मैंने कह दिया कि जो मेरा ए है वो बी का इन्वर्स था, और मैंने ए को लिख दिया बी इन्वर्स और बी को लिख दिया मैंने ए इन्वर्स। इतना क्लियर हुआ? अभी तक हमने जितना किया ना उससे निकल कर ये आ रहा है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? देखो ना यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करके आई आना है। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा ना जब ए जो है वो बी का इन्वर्स होगा, या बी जो है वो ए का इन्वर्स होगा, है ना। बी अगर ए का इन्वर्स होगा मतलब बी को अगर मैं ए का इन्वर्स लिखूँगा तभी ये चीज़ जो है हमारी कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब भी किसी मैट्रिक्स को हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है, समझ आई इतनी बात? दिमाग में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो यार अब ना आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन होगा कि वाई स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों, है ना? हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्यों नहीं निकलता? क्यों हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये समझना, ठीक है, इस चीज़ को। मतलब कि इतना वो नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, पूरी तरह। अब देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी, ठीक है। अब इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है? इन्वर्स की कंडीशन होती है कि पहली बात तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, ए इंटू बी जो हमारा बी इंटू ए के बराबर है, फिर वो दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए? फिर वो दोनों हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए ना। मतलब पहले ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो कि हमारा ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज़ को लेकर चलता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को लेकर चलता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मैंने मान लिया कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए, मैंने निकाला है ए बी। मैंने क्या निकाला? ऐसे मान लो, ठीक है, जैसे मैं ये मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर मान लो कुछ एम क्रॉस एन ऑर्डर है, ठीक है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन और इसका ऑर्डर है मेरा पी बाई क्यू का। ठीक है, इसका एम बाई एन का, इसका पी बाई क्यू का। ठीक है, ए पर एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है एम बाई एन ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी कितनी पी बाई क्यू ऑर्डर की, और इन दोनों मैट्रिक्स को करना मैंने मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है ना कि हमारे ये वाला और ये इक्वल होना चाहिए, मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होनी चाहिए। मतलब यहाँ से मेरी एक चीज़ क्या निकल कर आई? यहाँ से मेरी एक चीज़ निकल के आई कि जो मेरा एन है वो मेरा पी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से निकल गया ना मेरा एन जो है वो पी के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरी ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा मेरा ये जो नंबर लास्ट में बच चुके हैं, मतलब एम क्रॉस पी, है ना, एम क्रॉस क्यू, सॉरी, ठीक है, एम बाय क्यू की मैट्रिक्स बनेगी। कौन सी? ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद। अब मैं देखता हूँ उस तरह बी ए का, ये मेरी एक बी मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करना है मैंने ए मैट्रिक्स से। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर मेरा पी बाई क्यू का, और ए का ऑर्डर क्या है मेरा? ए का ऑर्डर मेरा एम बाई एन का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वही कंडीशन, इन दोनों मैट्रिक्स को की प्रोडक्ट को पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? पहली मैट्रिक्स का जो हमारे कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। मतलब यहाँ से मेरी कंडीशन क्या निकल कर आई? यहाँ से मेरी कंडीशन निकल के आई कि जो मेरा क्यू है वो मेरा एम के इक्वल होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स से निकल के आया कि मेरा एन जो वो पी के इक्वल होना चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स से निकल के आया जो मेरा क्यू है वो मेरा एम के इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी बी ए मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा मेरा पी बाई एन का। इतना समझते हो? मतलब मैंने ए बी मैट्रिक्स भी निकाल ली, मैंने बी ए मैट्रिक्स भी निकाल ली, मल्टीप्लाई कर लिया मतलब मैंने। अब क्या करना है? ये दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। देखो ना कंडीशन कि ए बी जो हमारा बी ए के इक्वल होना चाहिए, तभी तो इन्वर्स निकलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ए बी को ना नाउ ए बी मैट्रिक्स को इक्वल कर देता हूँ बी ए मैट्रिक्स के। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा कितना? पी बाई क्यू का, एम बाई क्यू का, और इसका ऑर्डर मेरा पी बाई एन का। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है। मैंने दो कंडीशन पढ़ाई थी, एक तो क्या, एक तो ये होता है कि दोनों मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए? दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके, वो आपके कैसे होने चाहिए? वो आपके इक्वल होने चाहिए, है ना। दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने पढ़ाई थी कि उनका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक 2/2 किया तो दूसरी भी 2/2 की हो। अब यहाँ से क्या कंडीशन निकल गई? अब क्योंकि मैं वो तो बता नहीं सकता कि एलिमेंट वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं। मैं देखूंगा इनके ऑर्डर को इक्वल करूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया? यहाँ से मैंने इनके ऑर्डर को इक्वल किया। क्यों?
कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर डेफिनेटली इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल टू का साइन है, तो इनके जो ऑर्डर होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये मैंने कर दिया दोनों को इक्वल। अब यहाँ से इक्वल होने के बाद क्या चीज़ होती है, इक्वल होने का मतलब क्या है कि जितने रोज इसके हैं उतने ही रोज उसके हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसके हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स उसके हैं। मतलब यहाँ से मेरा एम जो है वो मेरा पी के इक्वल आ गया, एम जो है वो पी के इक्वल आ गया, और जो मेरा क्यू जो है वो मेरा एन के इक्वल आ गया। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आई। अब यहाँ से मुझे ज़रा एक बात बताना, यहाँ से देखना ज़रा, जो मेरा पी है वो मैंने क्या निकाला था इस कंडीशन, जब मैंने ए बी का मल्टीप्लाई किया था, मेरा पी किसके इक्वल आया था, पी मेरा आया था एन के इक्वल। मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, इस चीज़ को देखकर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरा एन एम जो है वो मेरा एन के इक्वल है। और यहाँ से देखो, यहाँ से जो मेरा क्यू है वो किसके इक्वल आया था, दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से क्यू मेरा आया था एम के इक्वल। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, क्यू को मैं एम बोल सकता हूँ और एन बोलता हूँ। मतलब दोनों ही कंडीशन से मेरी एक बात निकल कर आ रही है क्या, कि जो मेरा एम है और एन है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, एम और एन मेरे इक्वल है, दोनों से ये बात है। ठीक है, एक को पकड़ो। ठीक है, पर दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ निकल कर है। ठीक है, कि एम जो है वो मेरे एन के इक्वल है। अब ओवरऑल बात क्या निकल कर आ रही, देखो जब एम मेरा एन के इक्वल हुआ ना तब बात क्या निकली को, क्योंकि एम मेरा एन के इक्वल हो गया तो क्या यहाँ पे मैं एम लिख सकता हूँ इस एन की जगह। देखो ना, एम और एन मेरा इक्वल हो गया, तो क्या मैं इस एन की जगह एम लिख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा एम है वो मेरा पी के इक्वल भी हो गया। देखो ना, एम मेरा एन के इक्वल है, एम मेरा एन के इक्वल है, और एम मेरा पी के भी इक्वल है। इतना समझे, एम मेरा एन के इक्वल है, यहाँ से एम मेरा पी के भी इक्वल हो गया। फिर क्योंकि एम मेरा एन के इक्वल है और ये मेरा पी के भी इक्वल है, पर यहाँ से देखो ये चीज़, एम तो मेरा क्यू के भी इक्वल था। मतलब ओवरऑल बात ये निकल कर आई कि यहाँ पर जितना भी कुछ है ना ये सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, एम एन की इक्वल है, ठीक है, और एम इसके भी इक्वल है, तो ये सारे आपस में इक्वल हैं। अगर ये टू है ना तो सारे ही टू है, ये कुछ इस तरह होगा, टू 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 टू। ठीक है, अगर ये थ्री है तो सब थ्री है, अगर ये थ्री है सब थ्री है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चलो थोड़ा पीछे, इसका फ्लैशबैक देखते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे देखो ये दो मैट्रिसेस कर रहा था मैं मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर रहा था मैं। यहाँ पे देखना, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि अब m और n दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं दोनों को m लिख सकता हूँ, m क्रॉस n। और क्योंकि यहाँ से p और q भी मेरे इक्वल है और दोनों ही m के इक्वल हैं, तो यहाँ से मैं क्या m बाई m ही लिख सकता हूँ दोनों को ही। देखो ना, m और n इक्वल है तो n की जगह भी m ही लिख दिया। p भी तो m के इक्वल था, p भी m के इक्वल था, q भी तो m के इक्वल था, q भी m के इक्वल था। मतलब मैंने यहाँ से ये चीज़ लिख ली कि जो ऑर्डर है ये दोनों मैट्रिसेस जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कब, अगर हम इन्वर्स वाली कंडीशन लेकर चलते हैं। मतलब इन्वर्स मैंने किया क्या पता है, मैंने ये बताया कि दो मैट्रिसेस का स्क्वायर होना क्यों मतलब ज़रूरी है कि अगर उनका इन्वर्स निकालना है। तो देखो मुझे ये कंडीशन पता थी कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होना चाहिए और बाद में इसके इक्वल होना चाहिए। मैं कहा चलो पहले इतना तो प्रूव करके देखें। मैंने दो मैट्रिक्स उतार लिए ए और बी, उनका ऑर्डर मैंने ले लिया अलग अलग। ए बी निकाला ये ऑर्डर आया, बी ए निकाला ये ऑर्डर आया। फिर मैंने कहा क्योंकि ए बी और बी ए के इक्वल करना है और इक्वल करने की कंडीशन क्या है, दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। जब मैंने ऑर्डर को इक्वल किया ना तो मुझे यहाँ ये चीज़ निकल कर आई। मैंने पीछे देखा कि मैंने कहा यहाँ से तो मेरा जो है पी मेरा एन के इक्वल आ गया था। मैंने यहाँ से वो चीज़ पुट करके जब देखी तो मैंने एंड में देखा कि एम मेरा एन के भी इक्वल है, पी के भी इक्वल है और क्यू के भी इक्वल है। ओवरऑल बात ये निकला है कि ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैंने जब ये चीज़ यहाँ पर पुट करके देखी ना, इसमें मतलब हर एक चीज़ को मैंने एम कर दी क्योंकि सब इक्वल हैं। ये तो एम था, इसको भी एम लिख दिया, इसको भी एम लिख दिया, इसको भी एम। तो मैंने यहाँ से पता चला मेरे को अगर एक एम है ना तो सारे ही एम है। मतलब देखो सपोज़ मैं एम लेता हूँ 2, सपोज़ मैं एम लेता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया मेरा 2/2 का मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया मेरा 2/2 का। देखो ना, इसका और इसका ऑर्डर सेम आ रहा है। मतलब जो भी मैट्रिक्स आएंगे, हम कोई भी मैट्रिक्स उठा लेना, क्योंकि सारे देखो ऑर्डर सारा इक्वल। अगर यहाँ 2 है ना तो सब में 2 आएगा, यहाँ 3 है ना सब में 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की ना तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। और ऐसा कब होता है, क्योंकि दोनों के क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के क्या ऑर्डर सेम है। इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि उसके भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। अब समझे स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों। मैंने तो ऐसे अपने से कोई भी मैट्रिक्स उठा ली थी, लेकिन जब मैंने वो इन्वर्टिबिलिटी वाली कंडीशन लगाई ना कि ए बी को बी ए के इक्वल किया, तब ये चीज़ निकल के आई कि मेरा ये चीज़ होनी चाहिए। तब मैं ये पता चला कि वो मैट्रिक्स दोनों के दोनों कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छी तरह
बाकी इसकी नीड नहीं है, बस इसको समझो, ठीक है, सही से। कई बार क्या होता है कि कोई पूछ लेगा आपसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पीछे का रीज़न ये है, ठीक है। अब एक रीज़न और भी होता है, जैसे मान लो कि हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, और हमारा क्योंकि ए बी और बी ए मल्टीप्लाई होने के बाद किसके इक्वल होनी चाहिए, आई के, और मतलब पूरा कायनात जानता है कि जो हमारे आई है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमेशा हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्यों? देखो, जहाँ तो मैं आई ये बना लूँगा 1 1 0 0, ये बना ली मैंने 2 by 2 ऑर्डर की। यहाँ तो मैं ये बना लूँगा कि 1 1 1 0 0 0 0 0, इस तरह की 3 by 3 ऑर्डर की। ऐसा कभी हो सकता है, देखना, जहाँ से मैं सपोज मैंने ऐसे बना लिया कि 1 1 1 1, ये मैंने ऐसे 2 by 2, ऐसी ऐसी कोई बन सकती है? नहीं बन सकती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज के हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी, मतलब एक मैट्रिक्स, हमें अगर किन्हीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ना, तो वो दोनों मैट्रिक्स भी स्क्वायर होनी चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो क्लियर होगी ये चीज़? एकदम क्लियर है।